नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि जीएस पेपर 2 का आपका ये सब्जेक्ट्स हैं जो है, और ये जो है इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जिसके थ्रू एक टॉपिक ये भी है कि भारत की विदेश नीति क्या है। उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत क्या है, उसके बाद विदेश नीति किसे कहते हैं, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि भारत की विदेश नीति का जो है विकास क्रम क्या रहा है। हम शुरू करते हैं वीडियो को। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। भारत क्या है, अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो हमें भारत की भौगोलिक स्थिति को देखना होगा। क्या है, आप भारत का एक मैप देख सकते हैं इसमें। ये मैप में आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आगे आपको चीज़ें स्पष्ट होती रहेंगी। फिर भारत एक प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक जीवित सभ्यता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि यहाँ पे आज भी परंपराएं, सभ्यताएं जीवित हैं, यानी कि जो पहले हुआ करती थी आज भी वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। ये भारत का एक और मैप है जिसमें विविधताओं को दिखाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं भारत की भूमिका रहती है। वर्तमान समय में भारत एक वैचारिक शक्ति के रूप में पहचान विकसित कर चुका है, यानी कि इसके जो आइडियोलॉजीज हैं, इसके जो विचारधाराएं हैं, कहीं ना कहीं वो प्रबल होते चले जा रहे हैं। ये आप अक्सर जो है न्यूज़ चैनल्स या टीवी चैनल्स में देखते होंगे। अर्थात क्या है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। भारत में सहिष्णुता, यानी कि हाँ अनेक धर्मों के साथ जो है आप देख सकते हैं कि हाँ मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध सब एक साथ कैसे रहते हैं। विनम्रता है यहाँ पे लोगों के अंदर, और अनेक प्रकार की संस्कृति तथा विविधता का पूर्ण समाज है, विविधतापूर्ण समाज, यानी कि बहुत ही डाइवर्सिटीज यहाँ पे हैं, आपको मिल जाएंगी। अलग अलग कल्चर्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग आपको संस्कृति यहाँ पर मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भारत में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। यानी कि भारत का अगर ओवरऑल आप देख सकते हैं कि भारत है क्या, अगर उसमें देखें तो ये सारी चीज़ें भारत में आती हैं। ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी तो फिर आगे जब हम सीरीज चालू करेंगे पूरा, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। इस आपको एक डायग्राम इसमें दिख रहा है, इसमें कल्चर्स को दिखाया गया है। कल्चर्स, अलग अलग कल्चर्स के बारे में। सामाजिक, सांस्कृतिक, शांतिपूर्ण सा अस्तित्व की सभ्यता, यानी कि ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की एक सभ्यता यहाँ पे आप देख सकते हैं। अर्थात भारत एक आध्यात्मिक देश है, यहाँ पे आध्यात्मिक लोग बहुत ज़्यादा आपको पाए जाते होंगे, या फिर आप देख सकते हैं आध्यात्मिकता यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। जहाँ पर धर्म, योग की छवि को बनाया गया है। यहाँ पे धर्म बहुत ही प्रचलित अवस्था में है अपने, और योग को देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय जो है कहीं ना कहीं योग दिवस मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की ही देन है, योग वगैरह। और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा अस्थाई लोकतंत्र है, यानी कि भारत जो है सबसे बड़ा अस्थाई लोकतंत्र है, जहाँ पर स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष होता है, चुनाव आयोजित किया जाता है। यानी कि जो यहाँ पे चुनाव वगैरह होते हैं वो बहुत ही स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। और क्या है भारत के बारे में आपको जानने को यहाँ पे मिलेगा। भारत, ये आपका योगा का एक इमेज है। वैचारिक शक्ति के साथ साथ हम भारत को हार्ड पावर के रूप में भी देखते हैं। यानी हार्ड पावर, अभी तक हम आपको सॉफ्ट पावर के बारे में बता रहे थे, अब हार्ड पावर क्या होता है कि आप देखिए इसमें क्या क्या आते हैं। जिसमें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना और 7वीं वायुसेना और 7वीं नेवी है यहाँ पे। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ वायुसेना कितनी ज़्यादा है और कैसे रैंक पर है, और फिर जल सेना और फिर थल सेना, इन सब का जो विश्व में स्थान है कहीं ना कहीं वो भी बहुत ही बेहतर है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में भी आता है। यानी कि आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ परमाणु संपन्न हम राष्ट्र हैं।
दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से भारत एक है, यानी कि जो दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स हैं उनमें भी भारत एक है। तथा क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। यानी कि आप परचेजिंग पावर कैपेसिटी के बारे में अगर आप जानते होंगे, जिसमें लोगों के अंदर डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती है, वो जो डिमांड होती है उसकी पूरी करने की जो क्षमताएं होती है वो कहीं ना कहीं जो मार्केट पर डिपेंड करता है कि उस वहाँ के लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा डिमांड है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना बड़ा वहाँ के मार्केट कहीं ना कहीं होगा। और क्या है, तथा हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है, यानी कि कहीं ना कहीं जो हथियार वगैरह हैं भारत बहुत ज़्यादा आयात करता है। भारत उपमहाद्वीप आकार का देश है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपको उपमहाद्वीप का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट होगा, जिसमें आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा ये उपमहाद्वीप क्या होता है, आकार कैसे होते हैं। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कभी जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। जिसमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वो जो है उसमें सबसे बड़ी जनसंख्या भी रहती है चीन के बाद जो है, और यहाँ पे निवास भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तथा भारत की विदेश नीति स्वतंत्र एवं स्वायत्त है, यानी कि यहाँ के विदेश नीति में आप अक्सर देखते होंगे कि अभी वर्तमान में जो है इजराइल और रूस के बीच में टकराव हो गए, तो भारत ने कितने संयम के साथ अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखा, दोनों देशों के साथ एक बेहतर संबंध बनाए रखे। तो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी देश का दबाव नहीं है कि आप इसी चीज़ को फॉलो करें। आप अभी देख रहे होंगे तेल का आयात जो है कैसे किया जा रहा है, और कई सारे प्रतिबंध लगने के बाद भी जो है इंडिया जो है रूस से तेल आयात कर रहा है। और लगभग आप इस कंट्रोवर्सी से आप परिचित ही होंगे, क्योंकि अक्सर न्यूज़ चैनल्स में ये दिखाया जाता रहता है। वर्तमान समय में भारत G4, G8 और G20 ब्रिक्स, सार्क, MTCR तथा क्वाड का सदस्य बना है, यानी कि इन सबके सदस्य भी बन गया है भारत। इसके साथ साथ भारत के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का निर्माण भी कर लिया है। और क्या है, भारत अग्नि 5 आप मिसाइल देख सकते हैं, मंगलयान पर अपनी पहुंच बना चुका है। मंगलयान आप देख सकते हैं तस्वीर में। और विश्व में भारत ने वैचारिक शक्ति के साथ साथ कठोर शक्ति के रूप में भी अपनी स्थिति को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है, यानी कि भारत का जो है हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर भी है। आप दोनों को अक्सर आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह में चर्चाओं में देखते होंगे, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। अभी तक हमने जितनी भी चर्चाएं की वो भारत के हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर की बातें हमने की। इसमें ओवरऑल भारत क्या है, आप इन सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें भारत को बताते वक्त। अब हम देखते हैं कि जो विदेश नीति होती है उसका अर्थ क्या होता है। विदेश नीति का अर्थ जो होता है किसी भी देश के द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों से बनाया गया संबंध विदेश नीति कहलाता है। यानी कि आप इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए आप अपने ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में अपने पड़ोस को देखिए। आप अपने पड़ोसी से संबंध क्यों बनाते हैं? आपकी कोई आवश्यकता होगी तभी तो आप किसी न किसी कारणवश किसी आप दोस्ती किसी से करते होंगे, या फिर किसी और एक गांव में आप रहते हैं, दूसरे गांव के लोगों से आप जब संबंध बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? कहीं ना कहीं उसमें जो है आपकी जो है आवश्यकताएं उसमें जुड़ी होती हैं। वो कैसी आवश्यकताएं होंगी? आपकी घरेलू आवश्यकताएं होंगी। घरेलू आवश्यकताएं में कौन कौन सी हो सकती है हम आगे चर्चाएं करेंगे। जो है बनाने विदेशी नीति कहलाता है। यह राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए अपना गया माध्यम है, यानी कि जो विदेश नीति होती है वो राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए एक माध्यम है। और जैसे आप अपने घरों के हितों को पूरा करने के लिए दूसरों से संबंध बनाते हो, वैसे एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र से संबंध जो है अपने राष्ट्रीय हितों को जो है पूरा करने के लिए बनाते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? विदेश नीति के आयाम क्या क्या हो सकते हैं? इसमें 3 प्रकार के हैं मुख्यतः, जिसमें आप सुरक्षा को पहले ध्यान में रखते हो। सुरक्षा कैसी? भौगोलिक, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एकता अखंडता का रक्षा करना, तथा सैन्य अर्थात जब तक हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर न हो तब तक खरीदते रहना।
यानी कि आपने गांव वगैरह में देखते होंगे, जब आपको किसी चीज़ की जब सुरक्षा महसूस होती होगी तो क्या आप ऐसे लोगों से संबंध बनाना ज़्यादा बेहतर समझते होंगे जो आपको किसी सुरक्षा या फिर असुरक्षा की स्थिति में आपको सुरक्षा मुहैया करा सकें। वो भी तब तक जब तक आप सुरक्षा अपनी स्वयं से जो है करने में सक्षम ना हो। जिस दिन आप अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगे तो उस दिन आपको किसी और की सुरक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ेगी फिर। वैसे भी राष्ट्र जब तक अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जो है निर्भर नहीं हो जाता, तब तक वो दूसरों से अपने रक्षा समझौतों को लेकर के अलग अलग अपने जो है हितों को पूरा करने के लिए दूसरों से संबंध बनाता रहता है। आर्थिक हित क्या हो सकते हैं? आर्थिक हित में क्या हो सकता है? व्यापार हो सकता है, ऊर्जा हो सकती है, सुरक्षा हो सकता है। WTO में भारत के हितों की रक्षा चाहते हैं। यानी कि आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आर्थिक हित ये राष्ट्रीय स्तर पर है। आप अगर अपने स्तर पर देखना चाहें तो क्या करते हैं, आप किसी से जब संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार भी उसमें जुड़ा होता है। अगर व्यापारी हैं आप तो कहीं ना कहीं व्यापार भी करेंगे। आप बनिया से अगर आप संबंध अच्छा रखते हैं तो उसके यहाँ से आप क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कोई गांव में कोई लीडर करने वाला होगा तो उससे भी आप अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके हित जो हैं वो कहीं ना कहीं अप्रभावी ना हो, प्रभावित कोई ना कर सके, वो आपके बने रहें। यही कारण होता है राष्ट्रीय हित पर भी जो कहीं ना कहीं जो है, जब जो है आर्थिक हित हो या फिर राजनीतिक हित हो, इन सबको देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो है विदेश नीति का जो है निर्माण किया जाता है। राजनीतिक हित क्या क्या हो सकते हैं? लोकतंत्र को बढ़ावा देना, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करना, नक्सलवाद का विरोध करना, आतंक के विरुद्ध कार्रवाई करना तथा लोकतंत्र का अस्थायी होना, जहाँ पर संबंधों को वैश्विक पर्यावरण में क्षेत्रीय आयाम भी महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करता है। यानी कि आप ओवरऑल देख सकते हैं कि सब कुछ इसी में कंप्लीट हो जा रहा है। आप IR के साथ साथ आप यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपका काम करेगा। हम जो है भारत जो है अब जो है भारत जो है विदेश नीति का विकास क्रम आगे देखते हैं, जिसकी हम चर्चाएं अगले वीडियो में करेंगे। अभी बस यही इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।